हाय स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास अपलोड हो रही है और इस समय 14 मई को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है प्री का। तो आप सभी से निवेदन है कि इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और कुमार गौरव सर की ये बुक है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है 80 रुपये की। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे, करंट अफेयर्स हैं, पिछले एक साल का पूरा क्या कहते हैं इसमें कवर किया गया है। तो हम पूरी की पूरी बुक को ख़त्म करेंगे। सो नाउ स्टार्ट द क्लास। पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम में केंद्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल 2022 को एंटरप्राइजेस इंडिया शीर्षक से एमएसएमई मंत्रालय के मेगा इवेंट का उद्घाटन किया है। किसने किया है? मंत्री नारायण राणे, और 27 अप्रैल 2022 को किया है। तो मेन क्वेश्चन बन जाता है इसी कारण से। माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम शुरुआत 27 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक देश और दुनिया के भविष्य को लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने और उद्योग ग्रेड वाणिज्यिक सिलिकॉन और डिज़ाइन प्राप्त करने का उद्देश्य से की गई है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तथा 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया है। 1 मई को वैसे भी सब लोग जानते हैं, श्रमिक को किस नाम से जानते हैं, लोकल नाम है लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 26 सितंबर तथा दूसरा 2 मई को वर्षों में 2 बार मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में डीएम तथा सांसद एमपी कोटा को समाप्त कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है जो भारत सरकार से इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद के 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रतिमा का कल्पना श्री रामानुजाचार्य के चिन्ना जीरियर स्वामी ने की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में निमिया से 8 अफ्रीकी चीते अपने नए आवास में आए। पार्क के संगरोध बाड़ों में 5 मादा और 3 नर चीते हैं। अभी हाल ही के दिनों में 12 चीते का भी प्रस्ताव रखा गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नया करंट का प्रश्न बन जाता है। 1992 से चीतों को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। भारत में अफ्रीकी चीता परिचय परियोजना की कल्पना 2009 में की गई थी। उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाले आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। 2022 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 16वीं राष्ट्रपति चुनी गई है जो भारत में 18 जुलाई 2022 को हुआ था। भारत पावर सरप्लस नेशन हो गया है। हमने पूरे देश में
देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है, वितरण प्रणाली को मजबूत कर दिया है। इन कदमों से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे तक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री द्वारा सेंट्रल विजिटा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये प्रतिमा 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर पर अंकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन वजनी ये प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। भारत के मिनिकॉय, ठूडी बीच और कदमत बीच ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं, जो दुनिया की सबसे साफ समुद्र तट को दिया जाने वाला एक इको लेवल है। भारत में कुल ब्लू टैग वाले समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है। पीएम ने अगले 25 साल के लिए पंचप्रण लक्ष्य की घोषणा की है। पंचप्रण: पहला प्रण बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना, दूसरा प्रण गुलामी की सोच से मुक्ति करना, तीसरा प्रण विरासत पर गर्व, चौथा प्रण एकता और एकजुटता, पांचवा प्रण नागरिक कर्तव्य। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई है। 11 भारतीय आर्द्रभूमि जिन्हें नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है: हीराकुंड जलाशय, असुपल झील, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, चित्रगुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिदम्बरम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवुर पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, यशवंत सागर, ठाणे क्रिक। आधिकारिक एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीट की क्षमता और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति के मामले में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। अक्टूबर 2022 तक दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, जिसे फुल फॉर्म फास्टर का अनावरण किया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश भेजने और आदेश को रोक लगाने और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में शुभांकर प्रकृति को किया गया है ताकि बेहतर पर्यावरण के लिए हमारे जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे छोटे बदलावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव में IGNCA एम्पी थिएटर
एम्पी थिएटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट टेम्पल 360 लॉन्च की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स्टर्डम का दौरा किया, जिसके दौरान ये डच शीर्ष नेतृत्व के साथ एक नई पीली टूलिप किस्म मैत्री के नाम पर वार्ता हुई है। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट 2022 के लिए 72,124 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान किया है। डोपिंग शब्द से ये नशे पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। दुनिया की अग्रणी फुल स्टैक ऋण समर्थन और जोखिम न्यूनीकरण मंच ने भारत और मध्य पूर्व में बैंकिंग उद्योगों के ऋण और संग्रह खंड को समर्पित भारत की पहली इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर नागपुर के बीच छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नवंबर 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66% से बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 67.94 मिलियन टन दर्ज किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ओडिशा के वर्चुअल रूप से 10 जिला अदालत डिजिटीकरण हब का उद्घाटन किया। सरकार ने वर्ष 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने का योजना बनाई। संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन टैगलाइन और वेहर भारत मीट्स इंडिया के साथ किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी लॉन्च किया। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया। जलवायु लक्ष्यों को बढ़ावा देने के सतत प्रयासों के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रीन किफ़ायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के ऋण प्रदान किए। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अधिकार और NTH मोबाइल ऐप सहित कई नई पहलों की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT BOU वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 द्वारा प्रदान प्राधिकरण के अनुसार ई-स्पोर्ट को नियंत्रित करने वाले नियमों का संशोधन किया। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की, क्योंकि भारतवर्ष में 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश भर में 29 स्कूलों को 2021-22 के शैक्षणिक सत्र हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 से 22 प्रदान किया। भारत ने टोक्यो निकाय की बैठक में 2020 से 23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता जी5 की स्थापना 2020 में हुई। भारत ने 2023 से 25 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता जीती। श्री विमल महेंद्र भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले बने। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक काउंटर टेररिज्म कमेटी के पूर्ण सत्र को घोषित कर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयासों में भारत $500 मिलियन का योगदान देने जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध को दोहराया है तथा चेतावनी दी है कि ऐसे परीक्षणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन करा रहा है। गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन द नेशन मिशन फॉर क्लीन गंगा जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार का अनावरण किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर 2022 को स्कूलों को उच्च शिक्षा संस्थानों में भव्य तरीकों से जनजाति गौरव दिवस मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई रूट पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। साथ ही भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया क्योंकि आसियान और भारत की साझेदारी के वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार अगले वर्ष बांग्लादेश होते हुए वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज लॉन्च करने को तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नंद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बेंगलुरु के संस्थापक नंद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई गई है। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासकों के विशाल जल विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडर्स के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जलीय कृषि देश है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने घोषणा की कि भारत ने सभी अति संवेदनशील हवाई अड्डों को वर्ष 2023 के अंत तक पेरीमीटर इंटरजेक्शन डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करना होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 41वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। इस साल ट्रेड फेयर की थीम वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल है।
जापान को पीछे छोड़कर भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। वर्तमान में चीन प्रथम, जिसका विश्व इस्पात उत्पादन में 97% है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार देश में 5G सेवाओं को आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले के सीताबंदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों को नियुक्त करने के लिए रोजगार मेला भर्ती अभियान शुरू किया। तेलंगाना में भारत में पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 3500 करोड़ रुपए की कुल लागत से गुजरात के लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमिका के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत और चीनी सैनिकों ने अपनी सेना पूर्वी लद्दाख के गोरखा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर्स से पीछे हटना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे आधारित श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के मुल्लापुर मोहाली में 300 बिस्तरों वाले होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। दक्षिण दिल्ली को अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर हालसुरा और बेंगलुरु कर्नाटक में बनने वाला है। ये लॉर्सन और टर्बो द्वारा 25 लाख लागत से निर्मित, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन नामक भारत का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है, जो भुज शहर के पास भुचोया पहाड़ियों पर 470 एकड़ में फैला हुआ है। श्रीलंका में भारतीय उच्च योग ने एक बयान जारी किया जिसमें भारत ने चीन पर ताइवान जलडमरू का सैन्यीकरण करने का आरोप लगाया है। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत। भारतीय रेलवे ने दादर और थाने और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीन स्थापित की है। नोट: रोज हवा से 1000 लीटर शुद्ध पीने वाले पानी को तैयार करने वाली मशीनें मेघदूत मशीनें कहलाती हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। वैक्सीन की कीमत 200 से 400 प्रति डोज होने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित दूसरी पीढ़ी
2G इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। वाह, इसका निर्माण श्रीनगर को शेष दुनिया को जोड़ने के लिए किया गया है। ये ब्रिज आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 7.73% बढ़ेगी, जो दुनिया का सबसे तेज है। पीएम ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह 9500 kg वेट तथा ऊंचाई 6.5 मीटर का अनावरण किया है। सीबीआई, जो इंटरपोल मामले के लिए भारत की नोडल एजेंसी, इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण और डेटाबेस में शामिल हो गई है। द्वारका एक्सप्रेस वे, जिसे भारत में पहले उन्नत शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है, 2023 में चालू हुआ है। प्रधानमंत्री ने 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमा आवरण में अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह ने श्रीनगर के सोनवार क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण किया। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। खर्ची उत्सव 14 देवी देवताओं की प्रार्थना करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके खेड़पुर में हजारों भक्तों के एकत्र होने के साथ शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहली यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। बिहार के एक्सोल FCI FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। जम्मू के भद्रवाह के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट इंडियन के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन किया है। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खपत तथा एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मीरा, जिसको मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च और अवेयरनेस, जिसको मीरा नाम से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है, पहल की शुरुआत की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। भारत सरकार के मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट मिष्टी योजना का आयोजन की है। 27 से 31 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के अस्का पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई है। BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन्होंने इस पद पर परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क
अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार को हाल ही में नए भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश अयोध्या वाराणसी प्रयागराज में विराम लेगी। राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन किया गया। भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरुआत किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थित पेंगोंगजो झील में फोजान लेक मैराथन आयोजित की गई है, जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फोजान लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। 6 से 8 फरवरी 2023 तक चलने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया है। हाल ही में स्काई एयर कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का उद्घाटन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में QR कोड आधारित क्लोनिंग वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच में सहानुभूति पैदा करने के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित टेक्निक लॉन्च की है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना है। हाल ही में युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य से सशक्त करने और देश को मजबूत भविष्य निर्मित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भागीदारी की है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र मार्च 2023 तक शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अधिकार के रूप में नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल इसका पार्ट 2 फिर से लॉन्च करेंगे हम सब।
जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीकी है, कुल 13 दिन ही बचे हुए हैं। तैयारी में जुट जाइए बिल्कुल।